कहानियाँ जो दिल की धड़कनों को तेज कर दें और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दें। आप देख रहे हैं रामजय एस्पायर टॉक्स, जहां हर कहानी एक राज होती है। एपिसोड 981 शारीरिक सुधार। बूम। जब असली ड्रैगन और फीनिक्स की आंखों की एक छोटी सी दरार खुली तो ध्रुवांत के सामने बैठे तीनों ने एक डराने वाली ड्रैगन दहाड़ और फीनिक्स चीख सुनी जो अचानक उससे गूंज उठी। उस पल में तीनों ने तुरंत अपनी पुतलियां चौड़ी कर ली थीं। वे ध्रुवांत के शरीर से जागृत होती एक भयानक शक्ति की लहर महसूस कर सकते थे। यह वह शक्ति थी जो असली ड्रैगन और फीनिक्स की थी। हालांकि शक्ति पहले की तुलना में और भी अधिक असीम और विशाल लग रही थी। जगदीश और सुप्रा ने इसे और अधिक तीव्रता से महसूस किया, क्योंकि उनमें फीनिक्स दल की रक्तरेखा भी थी, जबकि असली फीनिक्स दल का वास्तविक सम्राट था। इस प्रकार जब ध्रुवांत के भीतर असली फीनिक्स शक्ति जागृत हुई तो उनके दोनों शरीर एक पल के लिए कांपने से खुद को रोक नहीं सके। उन्हें यह भी गलतफहमी हुई कि ध्रुवांत, जो उनके सामने बैठा था, एक इंसान नहीं था, बल्कि फीनिक्स दल का एक श्रेष्ठ अस्तित्व था जिसने उन्हें उसका सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। उसके पास इतनी शक्तिशाली असली फीनिक्स शक्ति क्यों है? जगदीश के चेहरे पर उदासीनता बहुत पहले गायब हो गई थी, क्योंकि उसने ध्रुवांत को देखा, जिसकी आंखें बंद थीं, अविश्वास के साथ। फीनिक्स दल में भी असली फीनिक्स दबाव ऐसा कुछ नहीं था जिसे कोई भी रख सके, लेकिन अभी यह ध्रुवांत से प्रकट हुआ था। कालिका ने भी अपनी आंखों में सदमे के साथ एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि ध्रुवांत ने ड्रैगन फीनिक्स सूत्र की साधना की थी, इसलिए ध्रुवांत के पास अतीत में असली फीनिक्स दबाव का एक अंश होने के बावजूद यह चौंकाने वाला था, लेकिन दबाव बहुत हल्का था। दूसरों को चौंकाने के अलावा इसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं था, केवल एक दिखावा था। लेकिन अब ध्रुवांत के शरीर से फूटने वाला असली फीनिक्स दबाव इतना मजबूत हो गया था कि वे भी भयभीत महसूस करेंगे, क्योंकि दिव्य जानवर जिनके पास फीनिक्स रक्तरेखा थी, उस दबाव का सामना करते समय उनकी ताकतें भी इसके कारण थोड़ी दबी हुई महसूस करेंगी। इस दबाव से तब तक बचा नहीं जा सकता था जब तक कि किसी के पास उस तरह के दबाव से प्रतिरक्षित होने की पूर्ण शक्ति न हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि दबाव रक्तरेखा और एक असली फीनिक्स की कुलीनता से उत्पन्न हुआ था। बस जबकि तीनों सदमे में थे, असली ड्रैगन और फीनिक्स टैटू ध्रुवांत के शरीर पर चमकदार सुनहरे प्रकाश के साथ फट गए और एक भयावह चूषण बल विस्फोट हुआ। चूषण बल उनका नहीं था, और आध्यात्मिक रक्तलेप भ्रूण जो उनके केंद्र में मंडरा रहा था, हिंसक रूप से कांप उठा, क्योंकि दो लाल धाराएं उससे बाहर निकलीं। दो लाल धाराएं 10 फुट आकार की थीं, जिनमें अत्यंत विशाल रक्त आभाएं थीं, क्योंकि वे पूरी तरह से असली ड्रैगन और फीनिक्स टैटू द्वारा निगल ली जा रही थीं। इस दृश्य को देखते हुए तीनों ध्रुवांत को घूरते हुए थोड़े खाली थे। पहले उन्होंने आध्यात्मिक रक्तलेप भ्रूण से रक्त आभा की एक लड़ी को अवशोषित करने में सक्षम होने के लिए आधा दिन बिताया था, लेकिन इस क्षण ध्रुवांत के शरीर पर असली ड्रैगन और फीनिक्स टैटू बस एक व्हेल की तरह थे। चूषण की गति ने उन्हें ईर्ष्या महसूस कराई। तेजी से अवशोषित करो। जब सुप्रा ने व्हेल को रक्त आभा की एक लहर निगलते हुए देखा, चूषण बल फिर से फट गया। वह बोलने से खुद को रोक नहीं सकी। यद्यपि आध्यात्मिक रक्तलेप भ्रूण में एक विशाल रक्त आभा थी, शायद बड़े पैमाने वाला भी असली ड्रैगन और फीनिक्स टैटू को व्हेल की तरह होने का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए यदि उन्होंने धुंध को अवशोषित करने के लिए इस क्षण का लाभ नहीं उठाया,
तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जब कालिका और जगदीश ने उसके शब्द सुने तो उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और अब और नहीं बोले। फिर भ्रूण से रक्त आभा की लड़ियों को परिष्कृत करने और इसे तेजी से अवशोषित करने के लिए अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उन्होंने इसे परिष्कृत किया, ध्रुवांत के शरीर पर असली ड्रैगन और फीनिक्स टैटू ने भयानक चूषण बल के साथ विस्फोट किया। जैसा कि अपेक्षित था, तुरंत भ्रूण से 2 लाल किरणें निकलीं। जब कालिका और बाकी लोगों ने 2 लाल किरणों को देखा, जो पहले लगभग 10 फीट थीं, उन दयनीय लड़ियों को देखते हुए जिन्हें वे अवशोषित कर रहे थे, उनके होठों का कोना हिलने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन वे जानते थे कि यह शायद सिर्फ शुरुआत थी। अगले लगभग आधे घंटे तक ध्रुवांत के शरीर पर असली ड्रैगन और फीनिक्स टैटू लगातार एक व्हेल की तरह निगलते रहे, क्योंकि शक्तिशाली रक्त आभा वाली किरणें अंतहीन रूप से उनकी ओर डाली गईं। विशाल छिड़काव के तहत बैंगनी सुनहरे असली ड्रैगन और फीनिक्स टैटू पर धीरे धीरे लाल रंग का एक अंश आ गया। इसके अलावा असली ड्रैगन टैटू बड़ा हो गया था और उसका शरीर शक्ति के साथ छटपटा रहा था, जबकि शल्क ऐसे लग रहे थे जैसे वे नीलम और सोने से गढ़े गए हों, अविनाशी लग रहे थे। असली फीनिक्स टैटू भी और गहरा हो गया था और उसके मुड़े हुए पंख थोड़े खुल गए थे। हालांकि असली ड्रैगन और फीनिक्स टैटू की आंखें खुलना जारी नहीं रहीं, एक छोटी सी दरार पर बनी रहीं। लेकिन फिर भी उनसे निकलने वाली शक्ति ने कालिका, जगदीश और सुप्रा को उनके दिलों में चौंका दिया था। इस क्षण वह शायद काफी लोगों को डराने में सक्षम होता अगर वह ड्रैगन या फीनिक्स दल से होने का नाटक करना चाहता, सिवाय इसके कि वह एक दिव्य जानवर का रूप नहीं दिखा सकता था। क्रैक। यह भी इसी क्षण था कि आध्यात्मिक रक्तलेप भ्रूण जो उनके बीच घूमता रहा था, अंततः इतनी बड़ी मात्रा में अवशोषण के बाद धीरे धीरे थकावट के संकेत दिखाने लगा और भ्रूण की सतह पर एक दरार दिखाई देने लगी। कालिका, जगदीश और सुप्रा ने दरार को देखा और उन्होंने असहाय रूप से सिर हिलाया। सामान्य निश्चित दृष्टिकोण के अनुसार एक आध्यात्मिक रक्तलेप भ्रूण उनके लिए दिनों तक अवशोषित करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन ध्रुवांत के अस्तित्व के कारण यह आधे दिन के बाद भी थक चुका है। बस इस बार शायद उस आध्यात्मिक रक्तलेप भ्रूण में निहित लगभग 90% रक्त आभा अकेले ध्रुवांत द्वारा अवशोषित की गई थी। इस बार ध्रुवांत को स्पष्ट रूप से सबसे अधिक लाभ हुआ था। कालिका ने जगदीश और सुप्रा पर माफी भरी नजर डाली। आखिरकार यह साझा करने की इस पद्धति के लिए उसका सुझाव था और वर्तमान स्थिति को देखते हुए भाई बहनों को स्पष्ट रूप से एक बड़ा नुकसान हुआ था। उसकी माफी का सामना करते हुए जगदीश ने सिर हिलाया, यह व्यक्त करते हुए कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यद्यपि एक आध्यात्मिक रक्तलेप भ्रूण कीमती था, उनके लिए डिवाइन बीस्ट ओरिजिन में दूसरा प्राप्त करना असंभव नहीं था। इसके अलावा साझा करने की यह विधि उन सभी द्वारा पहले से सहमत थी और ध्रुवांत ने शायद कभी उम्मीद नहीं की थी कि इससे इतना अधिक लाभ होगा। क्रैक क्रैक। आध्यात्मिक रक्तलेप भ्रूण पर दरारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी। अंत की ओर कालिका, जगदीश और सुप्रा रुकने से खुद को रोक नहीं सके और ध्रुवांत को रक्त आभा के उस आखिरी अंश को निकालने दिया। जैसे ही आखिरी किरण निकली, आध्यात्मिक रक्तलेप भ्रूण जो शुरू में चमकदार था, तुरंत मंद हो गया था और चमक गायब हो गई थी। अंत में यह राख में बदल गया था क्योंकि यह नीचे गिर गया था। इस आध्यात्मिक रक्तलेप भ्रूण में निहित रक्त आभा स्पष्ट रूप से पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। जब आध्यात्मिक रक्तलेप भ्रूण गायब हो गया,
ध्रुवांत के शरीर पर ड्रैगन और फीनिक्स टैटू ने इसे महसूस किया और चमक धीरे धीरे कम हो गई क्योंकि वे ध्रुवांत की छाती और पीठ पर टैटू में लौट आए। ध्रुवांत की टकटकी भी इस पल में अचानक खुल गई थी। उसकी काली पुतलियां अभी भी गहरी दिख रही थीं, लेकिन उस पल में जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी आंखों में एक ड्रैगन और फीनिक्स चमक रहा था और एक आश्चर्यजनक दबाव अचानक बाहर निकल गया। उस दबाव के तहत कालिका, जगदीश और सुपरा ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की क्योंकि दबाव ने उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा परिसंचरण को धीमा कर दिया था। लेकिन सौभाग्य से दबाव बहुत जल्दी आया और जल्दी ही गायब भी हो गया। कुछ ही सांसों में यह पूरी तरह से गायब हो गया था और ध्रुवांत की पुतलियां सामान्य हो गई थीं। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती पर असली ड्रैगन टैटू को देखा, उसकी टकटकी टिमटिमाने से पहले। यद्यपि ड्रैगन और फीनिक्स टैटू में बहुत सारे बदलाव नहीं हुए थे, ध्रुवांत जानता था कि उसने ड्रैगन फीनिक्स सूत्र में एक बार फिर सुधार किया है। यद्यपि वह अभी भी दूसरे स्तर से कुछ दूरी पर था, ध्रुवांत अवसर और टूटने की उम्मीद महसूस कर सकता था। ध्रुवांत ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींच ली और वह महसूस कर सकता था कि उसकी साधना के माध्यम से उसका भौतिक शरीर बहुत मजबूत हो गया था। विशेष रूप से ड्रैगन और फीनिक्स टैटू। ऐसा लग रहा था कि उनमें स्पष्ट रूप से एक विशेष शक्ति है। सामान्यतया इस बार की साधना से उसकी युद्धक क्षमता में काफी वृद्धि हुई थी। खांसी। जब ध्रुवांत अपनी ताकत में वृद्धि में डूबा हुआ था, उसके सामने एक हल्की खांसी गूंज उठी। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने कालिका और अन्य दो को उसे घूरते हुए देखा। जब ध्रुवांत ने उन तीनों की निगाहें देखीं तो उसके चेहरे पर तुरंत शर्मिंदगी छा गई। यद्यपि वह अपनी साधना में था, वह जानता था कि क्या हो रहा है। उसने जमीन पर राख पर एक नजर डाली। यह आध्यात्मिक रक्तलेप भ्रूण के अवशेष थे, क्योंकि इसमें रक्त की आभा पूरी तरह से सूख गई थी। उसके लिए खेद है, मुझे नहीं पता था कि यह इतना दबंग होगा। ध्रुवांत ने तुरंत माफी मांगी। आखिरकार आध्यात्मिक रक्तलेप भ्रूण में उन चारों का हिस्सा था और उसने इसे इतने दबंग तरीके से अवशोषित कर लिया था। यह स्वाभाविक रूप से उन तीनों के लिए अनुचित था। यद्यपि वह और कालिका इस मामले के बारे में परेशान नहीं होंगे, लेकिन जगदीश और सुपरा के साथ उसका उस तरह का गहरा रिश्ता नहीं था। अगर हम डिवाइन बीस्ट ओरिजिन में अन्य खजाने पा सकते हैं तो मैं तुम लोगों के लिए इसे बनाने के लिए उनका उपयोग करूंगा। जब जगदीश और सुपरा ने ध्रुवांत के चेहरे पर माफी भरी अभिव्यक्ति देखी तो पहले वाले ने बात नहीं की, लेकिन ध्रुवांत के शरीर पर ड्रैगन और फीनिक्स टैटू को देख रहा था, जबकि बाद वाले ने अपने होंठ फुलाए। ठीक है, मान लो कि तुम इस मामले से गुजरते हो, हम तुम्हारे जैसी भेल के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। ध्रुवांत सूखी हंसी हंसा और उसने कपड़े निकाले, अपने शरीर को ढक लिया और जगदीश की टकटकी को भी रोक दिया। जगदीश ने अपनी टकटकी वापस ले ली और ध्रुवांत पर गहरी नजर डाली। उसने अपने दिल में बाद वाले को और अधिक देखा था। शुरू में उसने ध्रुवांत की भागीदारी के मामले में केवल एक दर्शक की नजर बनाए रखी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके विचार में भले ही ध्रुवांत जयेश और कासिम दोनों को हराने में कामयाब रहा, इसका कोई मतलब नहीं था। वे दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं थे। लेकिन पिछले मामले के बाद वह जानता था कि ध्रुवांत ने शायद काफी सामान छिपा रखा था। इसलिए अगर वह अभी भी उसे उदासीनता से देखता तो इसका मतलब होता कि वह मूर्ख था। शायद इस व्यक्ति की भागीदारी के साथ
वे वास्तव में डिवाइन बीस्ट ओरिजिन की इस यात्रा में एक अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। हम डिवाइन बीस्ट ओरिजिन पहुंच रहे हैं। जैसे ही विचार जगदीश के दिमाग में प्रसारित हुए, कालिका की आवाज अचानक बज उठी। तीनों के दिल कांप गए और उन्होंने अपना सिर उठाया और देखा कि उल्कापिंडों की अंतहीन पट्टी आखिरकार समाप्त हो गई थी। इसके अंत में एक अंतहीन विशाल प्राचीन महाद्वीप था जो शून्य में तैर रहा था। यह महाद्वीप एक उजाड़ आभा से भरा था। भले ही वे अभी भी दूर थे, वे अभी भी इस हद तक चौंक गए थे कि उनकी सांसें जम गई थीं। स्पष्ट रूप से प्राचीन काल से असंख्य प्राचीन और शक्तिशाली जानवर दहाड़ते हुए गूंज रहे थे। वे अंततः डिवाइन बीस्ट ओरिजिन पहुंच गए थे। एपिसोड 982 प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा। जैसे ही ध्रुवांत के सामने चमकदार रोशनी खिली, वह प्रकाश में विशाल महाद्वीप देख सकता था। महाद्वीप अत्यंत विशाल था। भले ही ध्रुवांत अभी भी आकाश में था, वह अभी भी इसका अंत नहीं देख सकता था और पूरा महाद्वीप एक उजाड़ और असीम आभा उत्सर्जित कर रहा था। यह डिवाइन बीस्ट ओरिजिन है, ध्रुवांत ने खुद से बुदबुदाया। प्राचीन काल में कई विशेषज्ञ पूरे डिवाइन बीस्ट कॉन्टिनेंट के इस क्षेत्र में एकत्र हुए थे। आध्यात्मिक पशु क्षेत्र के शिखर अस्तित्वों के 20 से 30% को इकट्ठा करते हुए। इस प्रकार फिंड क्लैंस का ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने तेजी से इस पर विनाश उतारा, सीधे आध्यात्मिक पशु क्षेत्र को एक पल में भारी नुकसान पहुंचाया। हम जैसे ही ध्रुवांत अपने दिल में प्रशंसा के साथ आ भर रहा था, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि उसने डिवाइन बीस्ट ओरिजिन को अपने चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक के साथ देखा। क्योंकि डिवाइन बीस्ट ओरिजिन शून्य में स्थित था, उसका एक विशाल दृश्य था और ध्रुवांत डिवाइन बीस्ट ओरिजिन पर कुछ मिलियन फीट आकार का एक गड्ढा देख सकता था। आकाश से देखने पर कोई एक अवर्णनीय विशाल हथेली का निशान देख सकता था। वह हथेली ऐसी लग रही थी जैसे वह आकाश से उतरी हो, क्योंकि उसने इस डिवाइन बीस्ट ओरिजिन को फाड़ दिया था और एक असंख्य कई फुट गहरी खाई फैल गई थी जिसने डिवाइन बीस्ट ओरिजिन को काट दिया था, जिसने इलाके को बदल दिया था। विनाशकारी शक्ति बस एक प्रलय थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस हथेली से कितने शक्तिशाली अस्तित्व राख में मिल गए थे। इस हथेली के नीचे मंडला जैसे ग्रेटर अर्थ सॉवरेन भी शायद जीवित नहीं बच पाते। यह प्राचीन काल में फिंड क्लैंस द्वारा किए गए विनाश का कारण है, कालिका ने ध्रुवांत के बगल में रहते हुए एक भद्दे भाव के साथ कहा। यद्यपि आध्यात्मिक पशु क्षेत्र शिकारी कानून का अभ्यास करता था और क्रूर प्रतिस्पर्धाओं से भरा था, यह केवल आध्यात्मिक पशु क्षेत्र में कानून था। लेकिन फिंड क्लैंस, जो अचानक प्रकट हुए थे, ने इस कानून को तोड़ दिया था। वे आक्रमण कर रहे थे और जो कुछ भी उनके जैसा नहीं था उसे नष्ट कर दिया जाएगा। यह भी ठीक ऐसा ही था कि पूरा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड फिंड क्लैंस को महान शत्रु मानेगा। रक्षा युद्ध ने ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में असंख्य ताकतों को गायब कर दिया था, साथ ही अनगिनत शिखर अस्तित्वों के पतन के साथ। उस समय सभी द्वेषों को अलग रखा गया था और सब कुछ ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को अपने उद्देश्य के रूप में बचाने पर केंद्रित था। ध्रुवांत का चेहरा थोड़ा गंभीर था। यद्यपि उस युद्ध से अनगिनत वर्ष बीत चुके थे, हर कोई जानता था कि फिंड क्लैंस पूरी तरह से हार मानकर पीछे नहीं हटे थे। उस लड़ाई में ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड द्वारा एक बड़ी कीमत चुकाने के बावजूद इसे उनकी जीत नहीं माना जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के कई विशाल क्षेत्र फिंड क्लैंस द्वारा जब्त कर लिए गए थे और वे अभी भी सीमा पर उनका शिकार कर रहे थे।
जिस क्षण उन्होंने पर्याप्त बल एकत्र कर लिए, ध्रुवांत को 1 सेकंड के लिए भी संदेह नहीं होगा कि फिंड क्लैंस एक और विनाशकारी आक्रमण करेंगे। उस समय ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड विनाश की एक विपत्ति का सामना करेगा। बस इसके बारे में सोचकर ध्रुवांत का दिल कुछ भारी महसूस हुआ। फिर उसने अपना सिर हिलाया और अपने दिल को शांत किया। डिवाइन बीस्ट ओरिजिन को देखने से पहले, जिसके वे तेजी से करीब आ रहे थे, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ने से पहले उसने देखा कि विशाल हथेली के निशान में कुछ कई फुट के 4 भीमकाय लग रहे थे जो ऊंची चोटियों की तरह दिखते थे। लेकिन किसी कारण से उन्होंने ध्रुवांत को भयभीत महसूस कराया था। वे चोटियां नहीं हैं। जब फिंड क्लैंस ने अपने हमले शुरू किए तो डिवाइन बीस्ट ओरिजिन के एक शिखर पावर हाउस ने इसे पहले से महसूस कर लिया था और उन्हें बाधित करने का प्रयास किया, जिससे इस भूमि के जीवन को भागने का अवसर मिला। कालिका ने सम्मान के साथ 4 चोटियों को देखा, एक सुपर डिवाइन बीस्ट, एक स्काई ईटर डिवाइन टोर्टॉयज जिसके पास हेवनली सॉवरेन क्षेत्र में ताकत थी और ऐसी सुरक्षा थी जिसे समान स्तर के हेवनली सॉवरेन भी नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन फिर भी यह फिंड क्लैंस के कई सम्राटों की शक्ति को मिलाने वाले विनाशकारी हमलों को बाधित करने में कामयाब नहीं हुआ। उन हमलों के तहत इसका शरीर नष्ट हो गया था और केवल इसके 4 अंग ऊंचे खड़े थे, दूसरों के जीवन की रक्षा करते हुए। जब ध्रुवांत ने उसके शब्द सुने तो उसके दिल में उस पावर हाउस के लिए सम्मान के साथ उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी और गंभीर हो गई थी। उस क्षण अगर वह भागना चाहता तो अपनी शक्तिशाली ताकत के साथ वह शायद भागने में सक्षम होता। लेकिन यह डिवाइन बीस्ट ओरिजिन के जीवन के लिए बना रहा था। भले ही वह डिवाइन बीस्ट ओरिजिन की रक्षा करने में कामयाब नहीं हुआ, उसकी इच्छा सम्मान के योग्य थी। बूम बूम। जब ध्रुवांत अपने दिल में आह भर रहा था, उनके पैरों के नीचे का उल्कापिंड डिवाइन बीस्ट ओरिजिन के वायुमंडल में घुस गया। तेज गति से घर्षण के तहत उल्कापिंड तेजी से गर्म होता गया और लपटें उठने लगीं। ध्रुवांत और बाकी लोगों ने तुरंत खुद को बचाने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की। फिर नीचे की जमीन उनकी आंखों में फैल गई, उन्हें बता रही थी कि वे अंततः डिवाइन बीस्ट ओरिजिन पहुंच गए हैं। एक आग का गोला क्षितिज पर चमकता है। प्राचीन और बिखरी हुई जमीन उनकी आंखों में स्पष्ट होने से पहले उड़ने वाली उजाड़ आभा ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वे प्राचीन काल में लौट आए हों। चलो चलें। जैसे ही उन्होंने जमीन को करीब आते देखा, कालिका चिल्लाई, फिर वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गई जो उड़ गई। ध्रुवांत और अन्य 2 उसके पीछे थे। वे चारों कई फुट दूर एक पहाड़ पर प्रकट हुए थे। जब वे जमीन पर उतरे तो दूर से कांपने वाली आवाजें सुनाई दीं और जमीन हिल गई और जमीन पर दरारें फैल गईं। ध्रुवांत के समूह ने उस दिशा में देखा और जमीन से उठती लपटें देखीं। उस उल्कापिंड ने जमीन में एक गहरा छेद कर दिया था। ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया और इस अपरिचित भूमि को देखा। यह क्षेत्र उजाड़ आभा से भरा था। हालांकि यह जर्जर था और वह अभी भी प्राचीन काल से उजाड़ महसूस कर सकता था। इस क्षेत्र में विशाल पहाड़ जैसे कई फुट ऊंचे बड़े पेड़ खड़े थे, जिनके पत्ते और शाखाएं फैली हुई थीं, 1000 फुट के दायरे को ढकते हुए अत्यंत राजसी लग रहे थे। विशालकाय जैसी चट्टानें चारों ओर बिखरी हुई थीं और दूर से देखने पर वे सोई हुई मूर्तियों की तरह लग रही थीं और ऐसा लग रहा था कि एक विशेष दबाव फैल रहा है। डिवाइन बीस्ट ओरिजिन में आपका स्वागत है। जब ध्रुवांत ने चारों ओर देखा तो कालिका बगल से हल्के से मुस्कुराई। ध्रुवांत मुस्कुराया,
फिर उसने अचानक अपना सिर उठाया और दूर देखा और देखा कि असंख्य आग के गोले नीचे गिर रहे हैं और डिवाइन बीस्ट ओरिजिन के विभिन्न क्षेत्रों से टकरा रहे हैं। लगता है कि अन्य आध्यात्मिक पशु कुलों के लोग भी पहुंच गए हैं। जगदीश ने इस दृश्य को देखा, फिर हल्के से अपना मुंह खोला। जब उसने बात की तो चारों की अभिव्यक्तियां ठंडी हो गईं और उनकी निगाहें थोड़ी और गंभीर हो गईं। वे जानते थे कि डिवाइन बीस्ट ओरिजिन की प्रतिस्पर्धा अब शुरू होगी। अब हमें क्या करना चाहिए? ध्रुवांत ने कालिका को देखा और पूछा। वह डिवाइन बीस्ट ओरिजिन से बहुत अपरिचित था। इस प्रकार वह इस जगह के बारे में बहुत कम जानता था और केवल कालिका और बाकी लोगों की राय पर निर्भर रह सकता था। जब कालिका ने उसके शब्द सुने तो उसने संक्षेप में विचार किया। जगदीश को देखने और विचार करने से पहले मेरा सुझाव है कि हमारा पहला पड़ाव प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा हो। प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा? ध्रुवांत स्तब्ध था। कहे, प्राचीन काल में डिवाइन बीस्ट ओरिजिन में 30 शरीर शोधन पैगोडा थे जिनमें भौतिक शरीर को परिष्कृत करने का दिव्य प्रभाव था। यदि कोई इससे गुजर सकता है तो न केवल वे अपने भौतिक शरीर में सुधार प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि उन्हें उनकी उपलब्धियों के आधार पर अलग अलग पुरस्कृत भी किया जाएगा। अफवाह है कि पुरस्कारों में एक दिव्य क्षमता और अर्धसंत कलाकृति भी शामिल है। सुपरा हंसी। दिव्य क्षमता, अर्धसंत कलाकृति। ध्रुवांत का चेहरा तुरंत बदल गया क्योंकि उसने अविश्वास में सुपरा को देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा में ऐसे पुरस्कार भी होंगे। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में परफेक्ट रैंक से उच्चतर एक दिव्य कला को दिव्य क्षमता के रूप में जाना जाता था। एक सॉवरेन विशेषज्ञ का उल्लेख नहीं, यहाँ तक कि अर्थ सॉवरेन भी एक दिव्य क्षमता से लुभाए जाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक दिव्य क्षमता में एक विनाशकारी शक्ति होती थी, कुछ ऐसा जो एक दिव्य कला की सीमाओं से परे था। दिव्य क्षमता और कोई तथाकथित सॉवरेन क्षमता से इसे झांक सकता था। अर्धसंत कलाकृति के लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह स्टारलाइट डेमन सेपरेशन पिरामिड से स्पष्ट था। स्वाभाविक रूप से स्टारलाइट डेमन सेपरेशन पिरामिड एक वास्तविक संत कलाकृति थी जो अर्धसंत कलाकृति से उच्च स्तर की वस्तु थी। लेकिन फिर भी यही कारण था कि यह ध्रुवांत के लिए अधिक आकर्षक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वास्तविक संत कलाकृतियां उसके उपयोग के लिए बहुत शक्तिशाली थीं और उसके लिए इसे नियंत्रित करना असंभव होगा। लेकिन अगर यह अर्धसंत कलाकृति होती तो वह शायद इसे अपनी शक्ति में जोड़ पाता। वास्तव में ध्रुवांत ने अविश्वास में कालिका को देखा क्योंकि उसने एक और पुष्टि मांगी। कालिका ने सिर हिलाया। यह सच है। लेकिन पिरामिड में एक दिव्य क्षमता या अर्धसंत कलाकृति प्राप्त करने के लिए एक असाधारण उपलब्धि प्राप्त करनी होगी, और कोई भी जो ऐसे करतब हासिल कर सकता है वह शक्तिशाली दिव्य पशु कुलों के प्रतिभाशाली हैं। ध्रुवांत ने अपने होंठ चाटे क्योंकि यह अप्रत्याशित नहीं था। यदि तथाकथित दिव्य क्षमता और अर्धसंत कलाकृति इतनी आसानी से प्राप्त की जा सकती तो वे इतने दुर्लभ नहीं होते। केवल वे शिखर कुल ही एक प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा का निर्माण करने की योग्यता और क्षमता रख सकते हैं। लेकिन 30 पैगोडा में से केवल 5 ही बचे हैं। इसके अलावा वे सभी क्षतिग्रस्त हैं और इस प्रकार प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा के हर उद्घाटन में कोटा अत्यंत सीमित हैं। इसलिए उन कोटाओं के लिए प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से अत्यंत तीव्र होगी, कालिका ने जोड़ा। ध्रुवांत ने सिर हिलाया। आखिरकार आपूर्ति की तुलना में अधिक बाजार था।
प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा से ऐसे दिव्य प्रभाव के साथ कोई भी इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहेगा। चूंकि हर कोई पहले से ही जानता है कि प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा कितना असाधारण है, आइए हम इस पर मतदान करें कि क्या हमें जाकर प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। कालिका ने ध्रुवांत और अन्य दो को देखा। चूंकि उन्होंने पहले ही एक टीम बना ली थी, इसलिए राय के विचलन को रोकने के लिए सभी की राय का समन्वय किया जाना चाहिए। जब ध्रुवांत ने उसके शब्द सुने तो उसने संक्षेप में विचार किया। अपना हाथ उठाने से पहले वह पहले से ही ड्रैगन फीनिक्स सूत्र के दूसरे स्तर के संपर्क में आ रहा था, इसलिए वह केवल शरीर शोधन पैगोडा की शक्ति उधार ले सकता था, फिर वह वास्तव में दूसरे स्तर को तोड़ने में सक्षम हो सकता है। उस समय उसकी युद्धक शक्ति में निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव होगा, इसलिए वह इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता था। जगदीश ने हल्के से सिर हिलाया। चूंकि हम पहले से ही डिवाइन बीस्ट ओरिजिन में हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह हमारे लिए आसान होगा। मैं अन्य कुलों के प्रतिभाशाली लोगों को भी जानना चाहता हूँ। जैसे ही उसने अपने शब्द समाप्त किए, जगदीश ने अपना हाथ उठाया। जब सुप्रा ने जगदीश का निर्णय देखा तो वह हंसी, मैं अपने भाई का अनुसरण करूंगी। कालिका उनकी राय देखकर तुरंत मुस्कुराई, फिर उसने उत्तर पश्चिम की ओर देखा और मुस्कुराई। चूंकि ऐसा है तो हम जाकर प्रसिद्ध प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा पर एक नजर डालेंगे। एपिसोड 983 स्काई रॉक दल। विशाल महाद्वीप जर्जर और टूटा हुआ था। इस पूरे क्षेत्र में एक खंडहर जैसे माहौल से भरा हुआ था। लेकिन भले ही यह महाद्वीप जर्जर था, फिर भी इसने एक अद्वितीय दबाव उत्सर्जित किया जिसने यहाँ सभी को प्राचीन काल के लिए उनके दिलों में सम्मान महसूस कराया। भूष असीम क्षितिज को देखते हुए जैसे हवा चली, दूर से प्रकाश की 4 लकीरें उड़ गईं, हवा की कान फाड़ देने वाली आवाजों को अपने साथ लाते हुए जैसे वे तेजी से दूर उड़ गईं। वे 4 प्रकाश की लकीरें स्वाभाविक रूप से ध्रुवांत का समूह थीं, जिन्होंने डिवाइन बीस्ट ओरिजिन में पहुंचने के बाद प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा पर अपना उद्देश्य रखा था। वे पहले ही लगभग आधे दिन की यात्रा कर चुके थे और रास्ते में अन्य आध्यात्मिक पशु कुलों का भी सामना कर चुके थे। लेकिन उनके सतर्क रहने और एक दूसरे के डर के कारण उनके बीच कोई विवाद नहीं हुआ था। आखिरकार कोई खजाना देखने से पहले कोई भी अपनी ऊर्जा व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहता था। कोई भी जो डिवाइन बीस्ट ओरिजिन में आ सकता था वह साधारण नहीं था या उनके पास कुछ क्षमताएं थीं। इसलिए वे बिना लाभ के दूसरों को उकसाने नहीं जाएंगे। यह ठीक ऐसा ही था, इसलिए ध्रुवांत और बाकी लोगों ने अपनी यात्रा में परेशानियों से काफी मुक्त महसूस किया। हमारी दिशा के अनुसार हमें निकटतम प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा से एक दिन दूर होना चाहिए। जैसे ही वे उड़ रहे थे, कालिका ने जानवरों की हड्डियों से बना एक कंपास पकड़ा हुआ था जिस पर एक चमक थी जो अस्पष्ट रूप से एक धुंधला नक्शा बनाती थी, जिसमें नक्शे के केंद्र में एक पैगोडा चित्र था। वह इस यात्रा के लिए उनका उद्देश्य रहा होगा। ध्रुवांत ने सिर हिलाया। वह चिंतित नहीं था क्योंकि उसने अपनी यात्रा में अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली थीं। जैसे ही उसके विचार प्रसारित हुए, उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा को अंतहीन रूप से अवशोषित कर लिया था। लेकिन जैसे ही ध्रुवांत तेजी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, वह महसूस कर सकता था कि इसमें अजीब ऊर्जा की वृद्धि मिली हुई थी, और जब यह उसके शरीर में अवशोषित हो गई तो ध्रुवांत महसूस कर सकता था कि उसकी रक्त आभा थोड़ी और जीवंत हो गई थी। डिवाइन बीस्ट ओरिजिन में आध्यात्मिक ऊर्जा में वास्तव में ऊर्जा का एक अंश था जो भौतिक शरीर को परिष्कृत कर सकता था।
ऊर्जा को थोड़ा पीछे ट्रेस करते हुए ध्रुवांत महसूस कर सकता था कि यह उजाड़ आभा थी जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फैल रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि डिवाइन बीस्ट ओरिजिन का डिवाइन बीस्ट कॉन्टिनेंट में इतना महत्व और वजन होगा। यह साधना करना आध्यात्मिक और दिव्य पशु कुलों के लिए बहुत फायदेमंद है। ध्रुवांत ने आंतरिक रूप से प्रशंसा की। यद्यपि वह आधे दिन से अवशोषित कर रहा था, सुधार अभी भी आध्यात्मिक रक्तलेप की एक बूंद के बराबर नहीं था, लेकिन यह इस स्थान पर अंतहीन था और उसे आध्यात्मिक रक्तलेप की तरह कड़वाहट से खोजने की आवश्यकता नहीं थी। लंबी अवधि में यह वृद्धि काफी भयानक थी। लगता है कि डिवाइन बीस्ट ओरिजिन का भौतिक शरीर के लिए शोधन प्रभाव वास्तव में फायदेमंद है। अपने शरीर में बढ़ती रक्त आभा को महसूस करते हुए ध्रुवांत के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी और वह प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा के प्रति और भी अधिक आशान्वित हो गया। जब तक वह ड्रैगन फिनिक्स काया के दूसरे स्तर को तोड़ सकता है, वह उस समय अकेले अपने भौतिक शरीर के साथ 7वें ग्रेड सॉवरेन का सामना करने में सक्षम होगा। डिवाइन बीस्ट ओरिजिन की इस यात्रा के दौरान न केवल उसे कालिका को प्राचीन अमर पक्षी की रक्तरेखा प्राप्त करने में मदद करने की आवश्यकता थी, बल्कि उसे अपनी ताकत बढ़ाने की भी आवश्यकता थी ताकि जब प्राचीन हेवन पैलेस प्रकट हो तो वह ग्रेट सोलर अंडाइन बॉडी के विकास के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हो। अगले दिन के समय के दौरान चारों बिना रुके यात्रा करते रहे और उनकी पूरी गति से यात्रा के तहत वे अंततः उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा स्थित था। चारों एक अकेली चोटी पर प्रकट हुए और उन्होंने दूर देखा, पहाड़ों के समूह में हजारों मील दूर खड़े एक विशाल शहर को देखने से पहले। यद्यपि यह शहर पहले से ही खंडहर में था, वे अभी भी उस महिमा को बता सकते थे जो उसके पास कभी थी, खंडहर में होने के बावजूद। प्राचीन काल में यह शहर डिवाइन बीस्ट ओरिजिन में एक महान शहर रहा होगा। वह ग्रेट डेसोलेट सिटी है, प्राचीन काल में डिवाइन बीस्ट ओरिजिन का एक शीर्ष बल। इस शहर में एक प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा बचा है। कालिका ने प्राचीन और बर्बाद शहर की ओर इशारा किया। ध्रुवांत ने सिर हिलाया और अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए इस क्षेत्र को देखने से पहले। लगता है कि इस प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा का आकर्षण बल बहुत बड़ा है। अपनी धारणा में वह महसूस कर सकता था कि दूर के क्षितिज से एक शक्तिशाली आभा सीटी बजा रही थी और उन लोगों का उद्देश्य यह प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा था। इसके अलावा तेजी से भागने वालों की आभा के अलावा ध्रुवांत ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि उसने बर्बाद शहर को देखा। काफी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव थे और कोई इस स्थान पर पहुंच गया होगा। जब ध्रुवांत ने शहर में आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस किया तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने अपना सिर उठाया और एक दिशा में देखा। क्षितिज में कई लंबी लकीरें थीं। इसके अलावा वे लकीरें उनकी दिशा में आगे बढ़ रही थीं, जैसे कि उन्होंने उनके अस्तित्व को महसूस किया हो। इस प्रकार हवा की टूटने वाली आवाज तुरंत उनके ऊपर आकाश में गूंज उठी। हाँ, मैं सोच रहा था कि यह कौन था, तो यह कालिका है। सालों से तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं थी। मैंने तो सोचा था कि तुम असफल हो गई हो। जब वे कई आकृतियां प्रकट हुई तो एक लड़की की लाड़ भरी हंसी गूंज उठी। यद्यपि उसकी आवाज सुंदर थी, उसके शब्द अत्यंत कठोर थे। जब कालिका ने उसके शब्द सुने तो उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। जब उसने अपना सिर उठाया तो एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। चित्रा, लगता है कि तुम अभी तक मुझसे अपनी हार से उबर नहीं पाई हो।
ध्रुवांत ने भी अपना सिर उठाया और उनके सामने आकाश में 4 आकृतियां दिखाई दीं। 4 आकृतियों में एक हरे वस्त्र वाली महिला थी। उसकी एक पतली और कामुक आकृति थी जिसमें उत्तम भौहें थीं, कुछ हद तक मोहक लग रही थी। बात यह है कि इस क्षण कालिका की फटकार से उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी थी। ध्रुवांत ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि उसने लोगों के इस झुंड को देखा। स्पष्ट रूप से वह उनकी उत्पत्ति के बारे में हैरान था, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए कालिका का चित्रा नामक इस हरे वस्त्र वाली महिला के साथ गहरा निहितार्थ लग रहा था। बड़े भाई ध्रुवांत वे स्काई रॉक दल से हैं। अतीत में स्काई रॉक दल अपने युवा पीढ़ियों को हमारे 9 नेदरबर्ड दल से मुकाबला करने के लिए भेजता था और चित्रा बड़ी बहन कालिका से हार गई थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी संकीर्ण सोच वाली होगी, इस मामले को इतनी स्पष्ट रूप से याद रखने के लिए। जबकि ध्रुवांत हैरान था, सुप्रा फुसफुसाई और उसके स्वर में चित्रा के प्रति ज्यादा अनुकूल प्रभाव नहीं था। स्काई रॉक दल। ध्रुवांत स्तब्ध था, थोड़ा सिर हिलाने से पहले। यह एक आध्यात्मिक पशु कबीला था जो 9 नेदरबर्ड दल से बिल्कुल भी कम नहीं था। उस दल का भी कुछ इतिहास था और उनके पास सुपर डिवाइन बीस्ट गोल्डविंड रॉक की रक्तरेखा थी। उस रक्तरेखा को जगाने पर उनके पास एक असीम क्षमता होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था, कालिका, कि इतने लंबे समय के बाद तुम्हारा मुंह और अधिक दुर्जय हो जाएगा। जैसे ही ध्रुवांत और सुप्रा ने बात की, चित्रा ठंडे स्वर में मुस्कुराई क्योंकि उसने ध्रुवांत को देखा और उसकी भौहें उठीं। मैंने पहले कुछ खबर सुनी थी कि तुमने एक इंसान के साथ ब्लड लिंक बॉन्ड बनाया है। मुझे विश्वास है कि वह वही होना चाहिए, है ना? उसने ध्रुवांत की आंखों में गर्व और तिरस्कार के संकेत के साथ जांच की। 6ठे ग्रेड सॉवरेन, तुम उसे उसकी ताकत के साथ डिवाइन बीस्ट ओरिजिन में लाने की हिम्मत भी करते हो। लगता है कि वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर वह डिवाइन बीस्ट ओरिजिन में मर जाता है तो तुम्हें उसके साथ दफन होना पड़ सकता है, कालिका। जब ध्रुवांत ने उसके शब्द सुने तो उसकी भौहें उसकी आंखों में ठंडी रोशनी की चमक के साथ बुनी हुई थीं। हालांकि उसने केवल उदासीनता से चित्रा को देखा। उपहास किए जाने के बाद उसने अपना आपा नहीं खोया, लेकिन इस लड़की के लिए उसके दिल में एक बुरी भावना उठी। यदि अवसर मिला तो वह निश्चित रूप से उसे एक अच्छा सबक सिखाएगा। चित्रा ने उदासीनता से ध्रुवांत को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक थी जो बाद वाले द्वारा दिखाए गए संयम से होनी चाहिए, जो उसकी उम्र के किसी व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हें इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें जो पिछला सबक सिखाया था वह पर्याप्त नहीं था, तो मैं किसी भी समय तुम्हारे साथ खेलने के लिए साथ दे सकती हूँ, कालिका ने ठंडे स्वर में कहा। वास्तव में? चित्रा के मुंह का कोना मुड़ा क्योंकि उसने अपना सिर घुमाया और अपने बगल के एक दल के सदस्य को देखा। बड़े भाई तेजस्व अब तक शरीर शोधन पैगोडा पहुंच गए होंगे, है ना? हाँ। बड़े भाई तेजस्व की गति के साथ 7वें ग्रेड सॉवरेन के बीच उसके लिए एक प्रतिद्वंद्वी खोजना मुश्किल है। स्काई रॉक दल के उस विशेषज्ञ ने मुस्कुराते हुए ध्रुवांत के समूह को मुस्कुराहट अभीत कन्ही मुस्कुराहट वाले भाव से देखा। तेजस्व। जब कालिका ने वह नाम सुना तो वह अपनी आंखों को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सकी और उसकी आंखों में डर का एक निशान था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर ध्रुवांत को संदेह महसूस हुआ, इसलिए उसने सुप्रा को अपनी आवाज प्रेषित की, तेजस्व कौन है?
सुपरा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसका रंग बहुत अच्छा नहीं था। तेजस्व स्काई रॉक दल की युवा पीढ़ियों के भीतर सबसे उत्कृष्ट युवा है। कहा जाता है कि उसने गोल्ड विंड रॉक की रक्तरेखा को जगाया है और उसके पास अत्यंत शक्तिशाली ताकत है। उसने एक बार फीनिक्स दल के एक प्रतिभाशाली के साथ लड़ाई लड़ी थी और उनसे बिल्कुल भी कम नहीं था। उसकी प्रसिद्धि आध्यात्मिक पशु क्षेत्र की युवा पीढ़ियों के बीच अत्यंत महान है। जब ध्रुवांत ने उसके शब्द सुने तभी उसे समझ आया कि क्या चल रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चित्रा ने इतनी निडर उपस्थिति क्यों दिखाई होगी, इसलिए वह इस तथ्य पर भरोसा कर रही थी कि उसके पास कोई उसका समर्थन कर रहा था। जब चित्रा ने कालिका को चुप होते देखा तो वह आत्मसंतोष के साथ मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सकी। लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा जब तक कि वह हंसी नहीं। लगता है कि तुम्हारा उद्देश्य भी शरीर शोधन पैगोडा है। यह अच्छा है। उस समय मैं बड़े भाई तेजस्व से तुम लोगों का ध्यान रखने के लिए कहूंगी। ध्यान रखना शब्दों पर जोर दिया गया था और यहाँ हर कोई इसके पीछे का कारण समझ गया था। देखो कौन कावकाव कर रहा है। ध्रुवांत ने अपनी भौहें उठाईं और उदासीनता से बोला। चित्रा स्तब्ध थी। ध्रुवांत के शब्दों से इस हद तक क्रोधित होने से पहले कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इसके तुरंत बाद उसने अपने दांत भींचे और ध्रुवांत को घूरा, फिर ठंडे स्वर में मुस्कुराई। मुझे उम्मीद है कि जब तुम बड़े भाई तेजस्व को देखोगे तब भी तुम मुस्कुरा सकते हो। उसके बोलने के बाद वह अब और वहां रहने की जहमत नहीं उठा सकी और प्रकाश की एक लकीर में बदल गई, फिर तेजी से क्षितिज पार किया, बर्बाद शहर की ओर। उनकी दूर जाती आकृतियों को देखते हुए ध्रुवांत ने हल्के से अपनी आंखें सिकोड़ ली थीं। तेजस्व। उन्हें उम्मीद थी कि वह व्यक्ति पैगोडा के लिए उनके अवसर में बाधा नहीं डालेगा। अन्यथा ध्रुवांत को इस बात की कोई परवाह नहीं होगी कि वह किस प्रतिभाशाली से था। वह जरा भी नरम नहीं होगा। एपिसोड 984 जमावड़ा। चित्रा की पार्टी के विशाल और बर्बाद शहर में घुसने के बाद चारों ने अब और देर नहीं की और तेजी से बाहर निकल गए, प्रकाश की 4 लकीरों में बदल गए और बर्बाद शहर में घुस गए। जब चारों बर्बाद शहर में घुसे तो एक असीम भावना उड़ गई और उनकी आंखों के सामने का दृश्य उन्हें चकाचौंध कर गया। अस्पष्ट रूप से एक अवर्णनीय विशाल प्राचीन शहर उनके सामने प्रकट हुआ। शहर में निर्माण बादल तक ऊंचे थे, जंगलीपन से भरे हुए थे और असंख्य आकृतियां क्षितिज पर चमक रही थीं, जबकि स्वर्ग और पृथ्वी जानवरों की कापती दहाड़ों से भरे हुए थे। दहाड़े उनके कानों के पास गूंज उठीं और ध्रुवांत के समूह की आंखें चमक उठीं। उनके सामने का असीम दृश्य गायब हो गया और उनके सामने का शहर जर्जर खंडहर में बदल गया था, उनकी आंखों को भर रहा था। ध्रुवांत और कालिका ने एक दूसरे को देखा और जानते थे कि वे दृश्य अवशेष दृश्य थे जो बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकते थे और वे केवल दूसरों द्वारा कुछ हद तक महसूस किए जा सकते थे। इतने राजसी शहर के लिए कितना अफसोस है, ध्रुवांत ने आह भरी। यह पहली बार था जब उसने इतना राजसी शहर देखा था। इसकी तुलना में उनके ग्रेट हेवनलॉ डोमेन के तहत शहर बहुत महत्वहीन थे। यह स्थान आखिरकार कभी डिवाइन बीस्ट ओरिजिन में एक शिखर बल था। कालिका ने सिर हिलाया। ताकत के मामले में शायद उनका 9 नेदरबर्ड दल भी इस पूर्व ग्रेट डेसोलेट सिटी के खिलाफ नहीं जीत पाता। तो कोई बता सकता है कि इस शहर के पास कितनी भयानक ताकत थी। भले ही वे शक्तिशाली हों, वे अभी भी विनाश के भाग्य से नहीं बच सके। ध्रुवांत ने धीरे से आह भरी। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के लिए
फिंडक्लैंस वास्तव में एक आपदा थे। जबकि दोनों ने बात की, वे रुके नहीं और प्रकाश की लकीरें क्षितिज पर उड़ गईं, तेजी से इस शहर के केंद्र की ओर अपना रास्ता बना रही थीं। उन सभी ने उस दिशा से आने वाले एक अत्यंत उजाड़ उतार चढ़ाव को महसूस किया था। स्पष्ट रूप से केवल पीछे छोड़े गए प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा में ही ऐसी शक्ति हो सकती थी। चलो चलें। ध्रुवांत के समूह की आंखों में एक चमक थी और उनकी गति अचानक फट गई, अंतरिक्ष में चमकने से पहले। लगभग आधे घंटे बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी गति धीमी कर दी थी। सरसराहट। उनकी चार आकृतियां एक जर्जर पत्थर की इमारत की छत पर दिखाई दीं। जब वे प्रकट हुए तो उनकी आंखें उनके सामने टिकी थीं और उन्होंने एक चिकनी जमीन देखी। यहाँ की जमीन शहर के अन्य स्थानों की तरह क्षतिग्रस्त नहीं थी, यह काफी अच्छी तरह से संरक्षित थी और यह सब स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र के केंद्र में चुपचाप खड़े धब्बेदार और प्राचीन पैगोडा के कारण था। पैगोडा गहरे भूरे रंग का था। पैगोडा की सतह पर अत्यंत प्राचीन रूंस थे। यह ऐसा था मानो यह स्वाभाविक रूप से बना हो। इस क्षेत्र में खड़े होकर, भले ही यह विशेष रूप से राजसी न हो, उनकी सांसें जम गई थीं जैसे उन्होंने इसे देखा। दबाव की एक भयावह लहर बह गई, जिसने उन्हें उनके शरीर पर एक अस्पष्ट दर्द महसूस कराया, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे टूट रहे हों। यह प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा है। ध्रुवांत ने इस प्राचीन पैगोडा को देखा और दबाव को महसूस किया। उसकी टकटकी धीरे धीरे गर्म हो गई थी। बिना इसमें प्रवेश किए भी, बस इसके पास आने से ही उसे अपना खून और मांस उबलता हुआ महसूस हुआ। इस भावना ने उसे लगभग नियंत्रण खो दिया था और अंदर घुस गया था। हालांकि उसने अभी भी जबरदस्ती खुद को रोक लिया था। यद्यपि उसके सामने धब्बेदार पैगोडा ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनगिनत युगों का अनुभव किया हो और एक जर्जर एहसास दिया हो, ध्रुवांत अभी भी महसूस कर सकता था कि यह कितना भयानक था। अगर वह जबरदस्ती अपना रास्ता बनाता तो वह शायद तुरंत राख में मिल जाता। तुम्हारी बात तो छोड़ो, लेसर अर्थ सॉवरेन भी इस प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा में लापरवाही से घुसने की हिम्मत नहीं करते। कालिका ने ध्रुवांत के दिमाग में विचारों को देखा और याद दिलाया। जब ध्रुवांत ने उसके शब्द सुने तो उसका दिल दहल गया। यद्यपि वह महसूस कर सकता था कि यह शरीर शोधन पैगोडा कितना भयावह था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अर्थ सॉवरेन भी लापरवाही से अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा था कि उसने इस प्राचीन इमारत को कम आंका था, लेकिन यह उसकी अपेक्षाओं के भीतर भी था, क्योंकि यह शरीर शोधन पैगोडा उन शिखर बलों द्वारा भारी मात्रा में संसाधनों से बनाया गया था। तो यह भयावह कैसे नहीं लग सकता था? अन्यथा, जब पूरा डिवाइन बीस्ट ओरिजिन जर्जर हालत में था, तो पैगोडा आज तक कैसे बना रह सकता था? लगता है कि इस प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा ने काफी लोगों को आकर्षित किया है। जगदीश की टकटकी शरीर शोधन पैगोडा से हट गई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और चारों ओर देखा। जब जगदीश ने अपनी टकटकी चारों ओर घुमाई तो ध्रुवांत ने पहले ही इस क्षेत्र में तेज निगाहें महसूस कर ली थीं, जिन्होंने उन्हें ढक लिया था। ध्रुवांत की भौहें हिल गईं, कई विशेष रूप से क्रूर निगाहों की दिशा में देखने से पहले और बर्बाद चोटी पर चार आकृतियां देखीं। उन चारों के शरीर लोहे के टावरों की तरह मजबूत थे, काले कवच पहने हुए थे और उनसे एक घनी अशुभ आभा निकल रही थी। उनकी आंखें लाल थीं और उनके माथे पर एक पिच ब्लैक, थोड़ा घुमावदार राइनो हॉर्न था। यह ऐसा था मानो वे सींग अंतरिक्ष को भेद सकते हों, अत्यंत तेज लग रहे थे। यह डेमोनिक राइनो दल के सदस्य हैं।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे यहाँ होंगे। यह कबीला भौतिक शरीर की साधना में माहिर है और असाधारण ताकत रखता है। जिस क्षण वे दूसरों से लड़ते हैं, वे पागल राक्षसों की तरह होंगे। उनसे निपटना बेहद मुश्किल है। कालिका ने भी देखा और कहा। ध्रुवांत ने धीरे से सिर हिलाया। उनके बीच की दूरी के बावजूद वे अभी भी 4 शक्तिशाली शरीरों को महसूस कर सकते थे, जो संभवतः अपनी चाल से पहाड़ों को चकनाचूर कर सकते थे। चारों में नेतृत्व करने वाला और भी अधिक भयावह था। नेतृत्व करने वाला युवा पीढ़ियों के डेमोनिक राइनो दल का प्रतिभाशाली होना चाहिए। शांतनु। कालिका ने अग्रणी काले बख्तरबंद आकृति पर एक नजर डाली और फुसफुसाई, यह व्यक्ति पहले ही 7वें ग्रेड सॉवरेन क्षेत्र में कदम रख चुका है और अपनी शक्तिशाली काया के साथ उसकी युद्धक शक्ति अत्यंत असाधारण है। जैसे ही उसने बात की, कालिका का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया था, क्योंकि वह जानती थी कि अपनी पूरी ताकत के साथ भी वह शायद केवल शांतनु के बराबर ही लड़ सकती है। ध्रुवांत ने हल्के से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह शांतनु वास्तव में एक दुर्जेय व्यक्ति था। पश्चिम में फायर क्रेन दल होना चाहिए। वह वहां ड्रैकोनिक एप दल है। स्काई ईटर क्रेन दल। अब यह एक शानदार दृश्य है। जगदीश ने अपनी टकटकी घुमाई, जो और भी गंभीर हो गई। जब ध्रुवांत ने जगदीश से उन कुलों के नाम सुने, तो उसकी भौहें अनियंत्रित रूप से हिल गईं। वे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में अच्छी खासी प्रसिद्धि वाले आध्यात्मिक पशुकुल थे, और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे सभी यहाँ इकट्ठे होंगे। ऐसा लग रहा था कि इस बार प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा के भीतर अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा में एक क्रूर लड़ाई होगी। जैसे ही ध्रुवांत ने आह भरी, उसकी टकटकी अचानक बदल गई जब उसने एक दबंग टकटकी महसूस की जो अचानक निर्देशित हुई और उन चारों को ढक लिया। ध्रुवांत, कालिका, जगदीश और सुप्रा ने इसे महसूस किया था और उन्होंने उस दिशा में देखा। एक बर्बाद निर्माण पर 5 आकृतियां खड़ी थीं। चित्रा और अन्य 3 जिनके साथ उनका पहले संघर्ष हुआ था, उस समूह में थे। स्पष्ट रूप से वे 5 स्काई रॉक दल से थे। यदि ऐसा है तो उनका नेतृत्व करने वाला स्काई रॉक दल का प्रतिभाशाली होना चाहिए, जिसके बारे में चित्रा ने बात की थी। तेजस्व है ना? जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, ध्रुवांत ने अपनी टकटकी घुमा दी थी। चित्रा के सामने खड़ा एक काले वस्त्र वाला आदमी था, जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसका कोई मजबूत शरीर नहीं था। इसके विपरीत वह कुछ हद तक पतला भी लग रहा था। लेकिन उसकी उदासीन अभिव्यक्ति के तहत उससे निकलने वाली अदम्य दबंगई की एक लहर थी, जिसने इस क्षेत्र के कई विशेषज्ञों को उसकी ओर कमोबेश डर से देखने पर मजबूर कर दिया। ध्रुवांत ने तेजस्व को देखा और हल्के से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बाद वाले से उसने वास्तव में एक खतरनाक आभा महसूस की थी। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से डेमोनिक राइनो दल के शांतनु से कमजोर नहीं था। तेजस्व ने अपनी टकटकी निर्देशित की और उसकी हल्की आवाज गूंज उठी। कुछ साल पहले मेरे स्काई रॉक दल और तुम्हारे 9 नेदरबर्ड दल की युवा पीढ़ियों ने मुकाबला किया था, जबकि मैं एकांत साधना में था। इस प्रकार तुम्हारे 9 नेदरबर्ड दल को जीतने दिया। लेकिन कोई चिंता नहीं, अगर मौका मिला तो मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ शिक्षाएं लूंगा और देखूंगा कि क्या 9 नेदरबर्ड दल वास्तव में इतना सक्षम है। जब कालिका ने उसके शब्द सुने तो उसकी टकटकी ठंडी हो गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा कभी भी कोशिश करने के लिए स्वागत है। तेजस्व ठंडे स्वर में हंसा, लेकिन उसने अब और बात नहीं की। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली थीं।
उसकी टकटकी केवल कालिका और जगदीश पर थी। जहां तक ध्रुवांत और सुप्रा का सवाल है, उन दोनों को स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा उपेक्षित किया गया था। तेजस्व के पीछे चित्रा गर्व से ध्रुवांत की पार्टी को देख रही थी। उसने सोचा होगा कि नाइन नेदरबर्ड दल बर्बाद हो गया था। लगता है कि इस प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा में एक क्रूर लड़ाई होगी। कालिका ने भी अपनी आंखें वापस ले ली थीं, चारों ओर देखने और धीरे धीरे कहने से पहले। तेजस्व का उल्लेख नहीं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक पशु कुलों के अन्य प्रतिभाशाली भी अत्यंत मजबूत प्रतिस्पर्धी थे। ध्रुवांत ने हल्के से सिर हिलाया। यद्यपि विशेषज्ञ यहाँ बादलों की तरह इकट्ठे हो गए थे, वह डरा नहीं था। केवल छठे ग्रेड सॉवरेन होने के बावजूद उसे कम आंकने की कीमत ऐसी थी जिसे कोई सहन नहीं कर सकता था। वे सभी प्रतिभाशाली थे, लेकिन वह डरा नहीं था। ध्रुवांत ने अपनी टकटकी वापस ले ली, क्योंकि वह जानता था कि इस स्थान पर बादलों की तरह विशेषज्ञ इकट्ठा होने के बावजूद उन सभी ने अपने काम से काम रखा था। लेकिन जिस क्षण प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा खुला, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ अपने दांत प्रकट करेंगे। उस समय यह निश्चित रूप से नरसंहार का एक प्रकरण होगा। ध्रुवांत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए आराम किया। समय उसकी धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा के तहत धीरे धीरे बीत गया और पलक झपकते ही आधा दिन बीत चुका था। आधे दिन के बाद और अधिक आध्यात्मिक पशुकुल आ गए थे और इस क्षण और भी अधिक आकृतियों ने इस क्षेत्र को भर दिया था। लेकिन भले ही लोगों की संख्या बढ़ गई हो, यह स्थान अभी भी शांत था। बात यह है कि कोई भी महसूस कर सकता था कि खून की गंध धीरे धीरे बन रही थी। अचानक कुछ समय बीत जाने के बाद क्षितिज से सूर्य की एक तेज किरण नीचे चमकी। सूर्य का प्रकाश एक ज्वाला की तरह था जो सीटी बजाता हुआ निकला और धब्बेदार पैगोडा के शीर्ष पर गिर गया। इस पल में विभिन्न आध्यात्मिक पशु कुलों के विशेषज्ञ अपने चारों ओर शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव के साथ फट गए थे, क्योंकि वे आकाश में उड़ गए थे। ध्रुवांत की कसकर बंद आंखें इस क्षण अचानक खुल गई थीं और उसकी काली पुतलियों में एक तीक्ष्णता थी। प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा आखिरकार शुरू हो गया था। एपिसोड 985 10 प्राप्ति मंच। सूर्य का प्रकाश आकाश से उतरा और जब यह पैगोडा की छत पर पड़ा तो पूरा प्राचीन पत्थर का पैगोडा ऐसा लग रहा था जैसे वह ज्वालाओं से सिजल रहा हो। इसकी सतह पर चमक की परतें घूम रही थीं, जिसमें अत्यंत पुरानी और भयानक उतार चढ़ाव की लहर थी। एक क्रूर जानवर की तरह पत्थर के पैगोडा के भीतर कुछ धीरे धीरे जाग रहा था। इस क्षेत्र में सभी ने उतार चढ़ाव महसूस किया था और वे अपनी पुतलियों को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सके और उनकी आंखों में गहरा सदमा था। इससे निकलने वाले उतार चढ़ाव वास्तव में कुछ हद तक आश्चर्यजनक थे। हालांकि सदमा केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए ही रहा और गायब हो गया और घनी अपेक्षा और परमानंद ने उसकी जगह ले ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन अजीब घटनाओं का मतलब था कि प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा खुलने वाला था। गड़गड़ाहट। कई गर्म निगाहों के नीचे प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा ने एक धीमी आवाज उत्सर्जित की, पैगोडा के चारों ओर की जमीन फटने से पहले। इसके बाद जमीन से 10 प्राचीन पत्थर के मंच उठे। पत्थर के मंच गहरे रून्स से भरे हुए थे और वे रून्स एक हल्की चमक के साथ टिमटिमा रहे थे और प्रकाश की अत्यंत पतली तारें देखी जा सकती थीं जो फैल रही थीं, जो प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा से जुड़ी थीं। जब 10 पत्थर के मंच प्रकट हुए तो इस क्षेत्र में एक हंगामा मच गया था और कालिका ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली थीं।
इस बार प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा के लिए वास्तव में केवल 10 प्राप्ति मंच हैं। प्राप्ति मंच, इसका क्या मतलब है? ध्रुवांत ने उन विशेषज्ञों को देखा जो हंगामा कर रहे थे और उसने पहेली में पूछा। प्राप्ति मंच का वास्तव में मतलब प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा में प्रवेश करने के लिए उपलब्ध कोटा है। एक मंच केवल एक ही व्यक्ति को प्राप्त कर सकता है, जिसका मतलब यह भी है कि केवल 10 लोग ही इस प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा में प्रवेश कर सकते हैं। कालिका ने असहाय रूप से कहा, पिछली बार 20 प्राप्ति मंच थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बार केवल आधे ही होंगे। ध्रुवांत की आंखें सिकुड़ गईं जैसे ही उसने कालिका के शब्द समझे। प्राप्ति मंचों की कम संख्या के साथ प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा के लिए कोटा और भी दुर्लभ होगा। इतने सारे विशेषज्ञ यहाँ इसे देख रहे थे, उसे निश्चित रूप से एक प्राप्ति मंच प्राप्त करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। ध्रुवांत ने अपनी टकटकी चारों ओर घुमाई। वह महसूस कर सकता था कि इस क्षेत्र का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया था। विशेषज्ञों की आंखों में ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी और जब उन्होंने अन्य कुलों को देखा तो उनके दिलों में हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। 10 प्राप्ति मंच चुपचाप प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा के चारों ओर बैठे थे। उनकी उपस्थिति के साथ उत्सुक आध्यात्मिक पशुकुल अचानक चुप हो गए, ठंडे चुप। ध्रुवांत ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ ली थीं। यद्यपि उसने भी प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा में आसानी से प्रवेश करने में सक्षम होने की इच्छाधारी सोच रखी थी, वर्तमान स्थिति को देखते हुए 10 प्राप्ति मंचों को एक दृढ़ता से खड़े होने से पहले एक रक्तपात की आवश्यकता प्रतीत होती थी। चूंकि केवल 10 प्राप्ति मंच हैं, मुझे डर है कि हमारी योजना में बदलाव है। कालिका ने ध्रुवांत, जगदीश और सुप्रा को देखा जैसे उसने धीमी आवाज में कहा, 10 में से हमारे लिए उन सभी पर कब्जा करना असंभव है। हमारी सफलता की संभावनाओं का उल्लेख नहीं, भले ही हम सफल होने में कामयाब रहे, यह एक आपदा होगी न कि भाग्य। ध्रुवांत, जगदीश और सुप्रा ने सिर हिलाया। यदि वे प्रत्येक एक मंच प्राप्त कर सकते तो अन्य आध्यात्मिक पशुकुलों के प्रतिभाशाली निश्चित रूप से उनकी आंखें लाल हो जातीं। उस समय उन पर अन्य ताकतों द्वारा हमला भी किया जा सकता था। उस समय वे शायद एक भी मंच प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते और उन्हें एक दयनीय अवस्था में पीछे हटना पड़ता। इसलिए उन्हें इस क्षण जाने देना था। मेरा सुझाव है कि हम 2 प्राप्ति मंच प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। यह बहुत अच्छा होगा यदि हम 2 लोगों को शरीर शोधन पैगोडा में प्रवेश करने की अनुमति दे सकें तो यह सबसे अच्छा परिणाम होगा। 2 मंच? ध्रुवांत ने थोड़ा विचार किया। यदि ऐसा है तो उनमें से केवल 2 ही प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अन्य 2 बाहर प्रतीक्षा करते हैं। यदि ऐसा है तो यह अन्य 2 के लिए बहुत अनुचित होगा। आखिरकार कोई भी इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता था। मेरा सुझाव है कि जगदीश और ध्रुवांत मंचों को जब्त करें, जबकि मैं और सुप्रा बगल से मदद करें। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम लोगों की कोई अन्य राय है? कालिका ने उन तीनों पर एक नजर डाली और हल्के से मुस्कुराई। ध्रुवांत उसके शब्द सुनकर स्तब्ध रह गया और उसके दिल में स्पर्श महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि सामान्य परिस्थितियों के अनुसार यह उसे और जगदीश को मंचों को जब्त करना चाहिए था। आखिरकार वे दोनों वास्तविक 7वें ग्रेड सॉवरेन थे, इस प्रकार उनके पास मंचों को प्राप्त करने की उच्च संभावनाएं थीं। हालांकि कालिका ने अपना कोटा ध्रुवांत को दे दिया।
स्पष्ट रूप से वह प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा का अवसर उसे देने का इरादा कर रही थी। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि प्राचीन शरीर शोधन पैगोडा का अवसर उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। जगदीश और सुपरा स्तब्ध थे क्योंकि पहले वाले ने ध्रुवांत की ओर देखा। बड़ों ने कहा है कि निर्णय लेने वाले तुम होगे। चूंकि तुमने फैसला कर लिया है तो सुपरा और मुझे स्वाभाविक रूप से कोई राय नहीं है। यद्यपि ध्रुवांत की ताकत केवल छठे ग्रेड सॉवरेन क्षेत्र में दिखाई दे रही थी, जगदीश अस्पष्ट रूप से जानता था कि ध्रुवांत ने इन हाल के दिनों की बातचीत के बाद काफी ताकत छिपाई थी। इस प्रकार उसने कालिका के सुझाव पर आपत्ति नहीं की। इसके अलावा कालिका ही थी जिसने अपना अवसर ध्रुवांत को देने का फैसला किया था, इसलिए वह इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता था। कहे, बड़े भाई ध्रुवांत, तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए। सुपरा हंसी। धन्यवाद। ध्रुवांत ने उन दोनों के लिए अपने हाथ जोड़े और कुछ हद तक स्पर्श महसूस करते हुए कहा। कालिका के संबंध में, उनके रिश्ते के साथ, उनके बीच ऐसे शब्द बोलने की स्वाभाविक रूप से आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उसने अपने दिल में फैसला किया था कि डिवाइन बीस्ट ओरिजिन में उसे कालिका को उसकी रक्तरेखा को परिपूर्ण करने के लिए अमर पक्षी का दिव्य रक्त प्राप्त करने में मदद करनी थी। यद्यपि उन्होंने फैसला कर लिया था, इस क्षेत्र में माहौल अभी भी गतिरोध में था, लेकिन हर कोई जानता था कि यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। यह वास्तव में वैसा ही था जैसा सभी ने उम्मीद की थी। यह गतिरोध कुछ मिनटों तक चला, इससे पहले कि डेमोनिक राइनो दल का शांतनु धीरे धीरे बाहर निकला और अपनी क्रूर टकटकी बाहर घुमाई। उसकी कुछ हद तक तेज आवाज गूंजने से पहले, चूंकि हर कोई इसे शुरू करने वाला नहीं बनना चाहता, तो मेरे डेमोनिक राइनो दल को इसे करने दो। उसके बोलने के बाद उसकी आकृति फट गई थी और एक प्राप्ति मंच पर भारी रूप से उतरी। उसने अपनी क्रूर टकटकी चारों ओर घुमाने से पहले एक अशुभ आभा भेजते हुए, वह एक प्राचीन अशुभ राइनो की तरह था। मैं शांतनु यह प्राप्ति मंच चाहता हूँ। अगर तुम में से कोई भी असंतुष्ट है तो आओ और मुझे चुनौती दो। प्राप्ति मंच पर खड़े होकर उसने ठंडे स्वर में कहा। शांतनु अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था और एक दबंग आभा उत्सर्जित कर रहा था। आसपास के विशेषज्ञों की आंखें अचानक बदल गई थीं। यहाँ हर कोई अपने कुलों के बीच युवा पीढ़ी के अभिजात वर्ग थे। इस प्रकार वे अत्यंत अभिमानी थे, जिससे शांतनु द्वारा उन्हें डराना असंभव हो गया। इस प्रकार जब शांतनु ने अपने शब्द समाप्त किए तो एक ठंडी दहाड़ गूंज उठी। मैंने लंबे समय से सुना है कि तुम दबंग हो शांतनु। आज मेरा डेमोनिक एलिफेंट दल इसे आजमाएगा। बूम! एक विशाल आकृति आकाश से उतरी और प्राप्ति मंच पर गिरी, जिससे जमीन हिंसक रूप से कांप उठी। सभी ने अपनी निगाहें एक विशाल काली आकृति को देखने के लिए निर्देशित कीं, जो प्राचीन टैटू से ढकी हुई थी, जो प्रकाश से खिल रहे थे, जैसे कि उनमें स्वर्ग को कंपाने की शक्ति हो। उस व्यक्ति ने एक पिच ब्लैक छड़ी पकड़ी हुई थी। छड़ी अत्यंत घनी थी, जिससे जमीन पर दरारें दिखाई दे रही थीं, जो असाधारण सामग्री से बनी थी। जिस क्षण यह जमीन को छू गई, यह वास्तव में डेमोनिक एलिफेंट दल का प्रतिभाशाली अतुल्य है। कहा जाता है कि वह पहले ही 7वें ग्रेड सॉवरेन क्षेत्र में कदम रख चुका है, एक जन्मजात ताकत के साथ जो पहाड़ों को हिला सकती है। अगर दो कुल लड़ते हैं तो यह निश्चित रूप से एक पृथ्वी हिला देने वाली लड़ाई होगी। जिस क्षण वह व्यक्ति प्रकट हुआ, उसने तुरंत कई चौंकी हुई आवाजों को आकर्षित किया था। उन्होंने पहचाना होगा कि जो व्यक्ति ऊपर गया था वह कोई कमजोर नहीं था।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऊपर जाकर शांतनु को चुनौती देने की हिम्मत करेगा। डेमोनिक एलिफेंट दल। शांतनु ने हल्के से अपनी आंखें एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ सिकोड़ लीं, लेकिन उसने बात नहीं की। इसके बजाय उसने अचानक अपने पैर पटके, जिससे जमीन फट गई और एक अशुभ आभा लुढ़क गई। उसकी आकृति एक प्राचीन अशुभ राइनो की तरह थी, क्योंकि वह क्रूर हमलों के साथ बाहर निकला, लड़ाई शुरू करते हुए। बूम! असीम और हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा शॉक वेव तुरंत इस प्राप्ति मंच पर फट गई। उन दोनों की लड़ाई ने तुरंत इस क्षेत्र में गतिरोध को तोड़ दिया था और सभी विशेषज्ञ अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए एक के बाद एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा आकाश में उड़ गई और अगले ही पल कई आकृतियां फट गईं। उन्होंने अन्य प्राप्ति मंचों की ओर चार्ज करने से पहले चलो बाहर निकलें। जब कालिका ने वर्तमान स्थिति देखी तो उसने एक धीमी दहाड़ निकाली और अगले ही पल चारों बाहर उड़ गए थे, दो गुटों में बंट गए और दो निकटतम प्राप्ति मंचों पर उतर गए थे। ध्रुवांत की आकृति जल्दी से प्राप्ति मंच पर प्रकट हुई थी, सभी चौंकी हुई निगाहों के नीचे बिना हिले खड़े होकर। इतना कि उसने प्राप्ति मंच पर एक मूर्ति की तरह खड़े होकर भी हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कालिका प्राप्ति मंच के आकाश में खड़ी थी और उसके शरीर से असीम आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही थी। बैंगनी लपटें उठीं और एक भयानक उच्च तापमान ने सीधे पास के वातावरण को वाष्पित कर दिया था। दबंग लपटों ने कई विशेषज्ञों को अपनी भौहें उठाने पर मजबूर कर दिया था, जिससे उन विशेषज्ञों की आंखों में हिचकिचाहट दिखाई दी जो उस प्राप्ति मंच को जब्त करना चाहते थे। उस बच्चे की साधना केवल एक छठे ग्रेड सॉवरेन की है। वह वास्तव में एक प्राप्ति मंच पर कब्जा करने की हिम्मत करता है। वह बस मौत को बुलावा दे रहा है। वह बच्चा एक इंसान लगता है। वह डिवाइन बीस्ट ओरिजिन में कैसे आ गया? पता नहीं नाइन नेदरबर्ड दल क्या कर रहा है। वे उस बच्चे को प्राप्ति मंच प्राप्त करने में भी मदद कर रहे हैं। हम केवल एक महिला की मदद लेना जानना कितना बेकार है। कई निगाहें निर्देशित की गईं, ठंडी उपहासपूर्ण आवाजें गूंजने से पहले। उन तिरस्कारपूर्ण आवाजों के प्रति ध्रुवांत अपनी आंखें बंद किए बिना हिले अडिग रहा। कालिका वास्तव में उस मानव को प्राप्ति मंच प्राप्त करने में मदद करना चाहती है। दूर नहीं, स्काई रॉक दल की पार्टी के बीच चित्रा इस दृश्य को देखते हुए चौंक गई थी। इसके तुरंत बाद उसने उपहास किया, कालिका वास्तव में सपना देख रही है। यह उल्लेख नहीं कि बच्चे की साधना केवल एक छठे ग्रेड सॉवरेन की है, उसके लिए उस प्राप्ति मंच की रक्षा करना बस असंभव है। इसके अलावा भले ही वह शरीर शोधन पैगोडा में प्रवेश करने में कामयाब हो जाए, उसके लिए कोई फसल होना भी शायद मुश्किल होगा। वह बस एक मूर्ख है। इसके अलावा क्या वह वास्तव में सोचती है कि वह अकेले अपनी ताकत से उस बच्चे की रक्षा कर सकती है? चित्रा के बगल में खड़े होकर तेजस्व ने उदासीनता से प्रभावशाली कालिका को देखा। चित्रा की उत्साहित तकटकी के नीचे शांति से अपना मुंह खोलने से पहले, मैं जाकर कालिका को भगा दूंगा। तुम उस मानव से निपटोगे। हमारा स्काई रॉक दल यह प्राप्ति मंच लेगा। केवल एक छठे ग्रेड सॉवरेन, डरने की कोई बात नहीं है। लाल वस्त्र वाले व्यक्ति ने दांत दिखाए और उसकी आंखों में एक क्रूर रोशनी टिमटिमाई। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव फटने से पहले स्पष्ट रूप से उसने भी 7वें ग्रेड सॉवरेन क्षेत्र में कदम रखा था। तेजस्व ने सिर हिलाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाने से पहले और कालिका के सामने प्रकट हुआ।
जिसके चारों ओर बैंगनी लपटें धधक रही थीं। अग्निवर्ण नामक व्यक्ति ध्रुवांत के प्राप्ति मंच पर उतरा, बाद वाले को उपहास के साथ देख रहा था, जैसे वह एक शिकार को देख रहा हो। ध्रुवांत ने उसे महसूस किया, क्योंकि उसने हल्के से अपनी आंखें खोलीं और उदासीनता से अग्निवर्ण को देखा, अपनी 10 उंगलियों को धीरे से झटका देने और आध्यात्मिक रोशनी उड़ने से पहले जो नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती थी, प्राप्ति मंच में एकीकृत होने से पहले। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें।